हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम लोग बहुत ही शानदार सेशन को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आज आपकी, तो इसको आप लोग देखिएगा ध्यान से और बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आज जो आपका पहला क्वेश्चन है ये है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक पड़ा। आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र पर अंग्रेजी शासन का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। हालांकि इन्होंने हमारे यहाँ के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, कोई भी क्षेत्र नहीं बचा, लेकिन कौन सा क्षेत्र है जिसको इन्होंने बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। ए है आर्थिक, बी है राजनीतिक, सी है धार्मिक और आपका डी है मनोवैज्ञानिक। बहुत आसान है, उपरोक्त सभी का ऑप्शन हो तो सभी हो जाएंगे, लेकिन कोई एक बताना है जिसपे सबसे ज़्यादा प्रभाव किया उन्होंने। तो आप सभी को पता है कि वो लोग कितने गरीब और लालची थे। वो लोग किसके लिए आए थे? पैसे के लिए। तो पैसे के लिए आएंगे और सारा काम इनका पैसे के लिए ही था, चाहे देश की गुलामी हो, चाहे लोगों का शोषण हो, चाहे देश पर मतलब जो है पूरी तरह से अधिकार करने का इनका मनसा हो। सब कुछ क्या है? आर्थिक है। तो सबसे मेन रीज़न इनका क्या है? कौन से क्षेत्र पर इन्होंने प्रभाव डाला है? आर्थिक। हालांकि इन्होंने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची ए में दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे सूची सही से हो नहीं पाया है मैच, तो आपको यहाँ पे मैच करना है। जिसमें आप देखेंगे सूची 1 है, सूची 1 ए में है वाणिज्यिक चरण 1757 से 1813। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि वाणिज्यिक चरण कब से कब तक चला था। दूसरा ऑप्शन इसी में है बी, औद्योगिक चरण जो 1813 से 1860 चला था। ये भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा जो चरण था अंग्रेजों का, ये था वित्तीय पूंजीवाद का चरण जो 1860 से 47 तक चला था। ये 3 चरण हैं जो अंग्रेजों के भारत में रहे। पहला था वाणिज्यिक, जब ये व्यापार पे फोकस कर रहे थे। दूसरा औद्योगिक, जब इन्होंने अपने यहाँ के उद्योगों पर फोकस किया और हमारे से कच्चे माल खरीद के ले गए। और तीसरा है जब इन्होंने पैसे का निवेश करके फ़ायदा कमाने की कोशिश की। तो ये आपके 3 फैक्ट हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ है सूची सेकंड। आपको इसमें मैच करना है कि आपका ए से 1 मैच होगा कि ए से 2 मैच होगा, इस तरह से। तो ए में देखिए आपका सूची 2 में 1 है, एकाधिपत्य व्यापार व प्रत्यक्ष विनियोग का काल। ये काल किससे मैच करेगा? आपका ए से, बी से या सी से। दूसरा है मुक्त व्यापार का काल, जब इन्होंने मुक्त व्यापार किया वो काल कौन सा था? ए है, बी है, सी है। और तीसरा है ब्रिटिश पूंजी निवेश का काल। तो देखिए कितना आसान है, आप लोगों ने इसको बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही क्वेश्चन में कई उत्तर आपके छिपे हुए हैं। तो आपको सारा ऑप्शन मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ। ए में देख लीजिए, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। बी में है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा। सी में है ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला। और डी में है ए का पहला, बी का तीसरा और सी का दूसरा। हालांकि ये सब आप सभी को पता चल चुका है कि इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, आपका पहला। यानी कि ए का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। यानी कि एकाधिपत्य व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग का काल, जब इन्होंने व्यापार पर एकाधिकार करके अपना प्रत्यक्ष फायदा उठाने की कोशिश की, वो इनका वाणिज्यिक काल है जो 57 से 1800 तक चला, 1813 तक चला। औद्योगिक चरण 1813 से 60 का है, जब इन्होंने मुक्त व्यापार किया। यानी कि 1813 में आपने देखा था कि सभी के लिए भारत का जो मार्केट है वो खोल दिया गया, कि सारे ब्रिटिश जो यूरोपीय कंपनीज़ हैं वो आएंगी और भारत में व्यापार करेंगी। और तीसरा था निवेश का काल, जो मैंने आपको बता ही दिया, रेलवे में निवेश, बैंक में निवेश, ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में निवेश किया। तो सी का 3 सही है बच्चों। बहुत ही शानदार प्रश्न था, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया है, एक एक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? इसमें से कौन सी महत्वपूर्ण घटना है जिसके बाद अंग्रेजों ने अपनी लूट शुरू कर दी थी? ए में है प्लासी का युद्ध के पश्चात, बी में है बक्सर के युद्ध के पश्चात, सी में है कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, और डी में है 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, और आपको देना है जवाब कि कौन सी घटना के बाद अंग्रेजों की जो लूट है वो भारत में शुरू हो गई थी। तो आप सभी को पता है कि पहली घटना थी प्लासी की युद्ध, जहां से इन्होंने लूट को शुरू किया था और अपने आप को मजबूत कौन से युद्ध से कर लिया था? तो बक्सर के युद्ध से ही अपने आप को बंगाल में स्टैब्लिश कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? अंग्रेजों के टाइम पीरियड में आप सभी को पता है 3 तरह के भू राजस्व व्यवस्थाएं थी। इसमें से कौन सी व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने नहीं अपनाई थी? ए में है अस्थाई बंदोबस्त,
बी में है रैयतवाड़ी बंदोबस्त और सी में है महलवाड़ी बंदोबस्त और डी में है 10 साला बंदोबस्त। हालांकि आंसर आप लोगों ने देख लिया है तो इसका उत्तर लीक हो चुका है। हालांकि ये भी सत्य है कि आप सभी को इसका उत्तर पता है, तो लीक होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये नहीं है, बिकॉज जो 10 साला व्यवस्था है ये आपके टोडरमल का जो है ईजाद किया हुआ व्यवस्था है। अकबर के समय में उनके वित्त मंत्री टोडरमल ने इस व्यवस्था को लागू किया था, जिसमें 10 सालों के उपज का परीक्षण करके फिर जा कर के फाइनली उसको मतलब जो 10 होता था 10 को 3 से मतलब जो डिवाइड करते थे, फिर जो आता था उसमें से तीसरा हिस्सा लिया जाता था बच्चों। तो याद रखिएगा ये जो 10 साला व्यवस्था है ये अकबर के समय टोडरमल की देन है। बाकी आप सभी को पता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास बम्बई इन क्षेत्रों में मतलब लागू था और ये लगभग भारत के 51% लैंड पे था। रैयतवाड़ी 51% लैंड पे था बच्चों, आप सभी को पता है। महलवाड़ी ये आपके यूपी और जो है पश्चिमी यूपी पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में था, जो 30% लैंड पे था। और जो आपका मतलब जो है जिसको कहते हैं ज़मींदारी, वो आपका 19% लैंड पे था। और सबके प्रवर्तक आप सभी को पता ही होगा कि किसने कौन सी व्यवस्था को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछाई थी? इसमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम रेल लाइन बिछाई थी? पहला है विलियम डडले, दूसरा है रोजर स्मिथ, तीसरा है जॉर्ज क्लार्क और चौथा है वारेन हेस्टिंग। आपको बताना है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी। यहाँ पे आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम। अब आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपके लिए प्रश्न नया हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये आपके ऑप्शन नंबर सी सही है, जॉर्ज क्लार्क। जॉर्ज क्लार्क ने ही पहली बार भारत में रेलवे लाइन बिछाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उसमें कौन से क्षेत्र थे जो शामिल थे? आपको बताना है कहाँ कहाँ रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। तो देखिए, पहला है मद्रास प्रेसिडेंसी, दूसरा है बम्बई प्रेसिडेंसी, तीसरा है पूर्वी बंगाल प्रेसिडेंसी, चौथा है असम और आपका पांचवा है कुर्ग। आपके सामने है ऑप्शन और आपके सामने कूट भी है। आपको बताना है कि कहाँ पे पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। तो ए में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और आपके बी में है पहला, तीसरा, चौथा और पाँचवा, सी में है पहला, दूसरा, चौथा और पाँचवा। ओहो, आप लोगों का तो यहाँ पे बार बार उत्तर लीक हो जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा सभी। ये यहाँ पे उत्तर लिखना ही नहीं चाहिए था, गड़बड़ हो गया है। तो याद रखिएगा बच्चों, सभी हो जाएंगे। आप लोगों ने देख लिया है तो इसलिए अब मुझे बताना पड़ेगा कि सभी सही हैं। आपका दक्षिण में मद्रास बम्बई में तो था ही, आप सभी को पता है। इसके अलावा इसमें से कुछ क्षेत्र जैसे पूर्वी बंगाल, जिसमें आपका बांग्लादेश के मतलब जो बात का इलाका आता है, बांग्लादेश का पूर्वी क्षेत्र, असम और कुर्ग में भी रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। तभी तो ये 51% पे लागू हुआ, यानी कि सबसे ज़्यादा लैंड पे लागू हुआ, क्योंकि भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में है। तो याद रखिएगा आपका जो उत्तर पूर्व का इलाका है यहाँ भी लागू है और साथ ही दक्षिण में भी लागू है। तो सभी सही हो जाएगा बच्चों। बहुत शानदार प्रश्न था। उम्मीद है आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी इस प्रश्न से, जो कि प्रश्न वाकई में बहुत अच्छा है। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था? शानदार प्रश्न है, आयोग का पूछा हुआ है। द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया। आपको बताना है उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है। पहला है मार्टिन बर्ड, दूसरा है टॉमस मुनरो, तीसरा है कैप्टन रीड और चौथा है चार्ल्स ग्रांट। शानदार प्रश्न है बच्चों, सावधानी से उत्तर दीजिएगा और हमेशा आप लोगों को लीक नहीं कराऊंगी मैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। तो आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। शानदार प्रश्न बच्चों, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% मतलब भूमि पर ये अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था है। ये भी तो लीक हो चुका है और आप लोगों को पता भी है, बिकॉज क्लास में पढ़ाई हूँ कि समस्त भारत के 51% लैंड पे कौन सी व्यवस्था है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक नहीं सबका पता है, महलवाड़ी 30% लैंड पर, रैयतवाड़ी 51% लैंड पे और अस्थाई बंदोबस्त 19% लैंड पर लागू थी। बिल्कुल बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। भारत में उपनिवेशिक काल में लिटली आयोग जो कि 1929 में गठित किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? आपको बताना है कि इस आयोग का क्या उद्देश्य था। आपको कहीं कि हिटली भी मिलेगा, तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य बताना है बच्चों। ए में है आयोग राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण करने के लिए आया था। दूसरा, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना था इसका काम।
तीसरा, भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना। और डी है भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। शानदार प्रश्न है बच्चों, सावधानी से उत्तर दीजिएगा। आयोग के द्वारा ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और जिसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए और बिल्कुल पता हो। तो याद रखिएगा, भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग का उद्देश्य जो 1929 में आया है, ये आया था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना, इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा इसके प्रबंध के में चलने वाला सीमित देय का प्रथम बैंक कौन सा है? प्रथम बैंक कौन सा है जो भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ है और उसके प्रबंध में यानी कि भारतीयों के प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का पहला बैंक है? पहला हिंदुस्तान कॉमर्शियल, दूसरा है अवध कॉमर्शियल, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक और चौथा है पंजाब एंड सिंध बैंक। बताएंगे बच्चों, बहुत शानदार प्रश्न है। देखिए, सब आयोग के द्वारा पूछा गया है और आप लोगों को ये सारे फैक्ट पता होने चाहिए बिकॉज आप लोगों को पूरी तरह से तैयारी करनी है। और आप लोग क्लास ज़रूर देखा कीजिए। गलत चीज़ों की तरफ आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जो अच्छी चीज़ें होती हैं जो भविष्य और आपका जीवन निर्माण करे, ऐसी चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देते। तो याद रखिएगा, आपका अवध कॉमर्शियल बैंक है जो सीमित देयता के आधार पर बनाया गया था और जो पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा बनाया गया था वो था पंजाब नेशनल बैंक। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई है बच्चा लोग? ए में है 1550 ईस्वी, बी में है 1650 ईस्वी, सी में है 1750 ईस्वी और नेक्स्ट है 1850 ईस्वी। आपको बताना है कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई है। आधुनिक पूछ रहा है बच्चों, याद रखिएगा। आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो उद्योग धंधे थे वो हथकरघा थे या कहीं कुटीर उद्योग थे, लेकिन आधुनिक तरीके के उद्योग अंग्रेजों ने बहुत बाद में लगाए। खास करके आपका 1850 है ये सही होगा। और 1854 में पहला जो पूरी तरह से निर्मित सूती वस्त्र उद्योग था वो मुंबई में लगाया गया था अस्थायी रूप से। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आयोग के द्वारा पूछा गया है तो ध्यान से उत्तर दीजिएगा। भारतीय बुनकरों की दयनीय हालत पर किस गवर्नर जनरल ने टिप्पणी की? इनका दुख दर्द समूचे इतिहास में अतुलनीय है। कपड़ा बुनकरों की हड्डियों से भारत की धरती सफ़ेद हो गई है। आपको बताना, इतना दुखद जो स्टेटमेंट है ये कौन दे रहे हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग। आपको बताना है कौन से गवर्नर जनरल ने हमारे यहाँ के बुनकरों, हमारे यहाँ के जो हथकरघा उद्योग के लोग हैं उनके बारे में ऐसा जो है दर्दनाक स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये हैं विलियम बेंटिक। यही कहते हैं हमारे यहाँ के या भारत के बुनकरों की जो धरती है वो उनकी हड्डियों से सफ़ेद हो गई है, यानी कि वो समाप्त हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो आपका भी ऑप्शन सही है बच्चों, याद रखिएगा, शानदार है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बढ़िया है। बैप्टिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जेसुआ, मार्समैन, विलियम कैरी एवं विलियम बर्ड ने श्री रामपुर, जो कि इसको श्री रामपुर भी कह सकते हैं, को अपना कार्यक्षेत्र चुना, जिस कारण उन्हें श्री रामपुर त्रयी के नाम से जाना गया। यह श्री रामपुर क्षेत्र कहाँ है? देखिए, क्वेश्चन भी आया कि श्री रामपुर त्रयी में कौन शामिल है या त्रिमूर्ति में कौन शामिल है। तो जेसुआ, मार्समैन, एक तो ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका क्लियर कि विलियम कैरी, बर्ड और आपके मार्समैन है त्री में। और इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र कहाँ बनाया? श्री रामपुर या श्री रामपुर में। और ये है कहाँ ये बताना है बच्चों। कई क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर हैं। ए में है बंगाल, बी में है गुजरात, सी में है तमिलनाडु और डी में है आपका केरल। तो ये बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। ये भी आया कि शुरुआती दौर में ईसाई मिशनरियों ने किन क्षेत्रों में अपना बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है? तो बंगाल में ही किया है, बंगाल में ही इनका कार्यक्षेत्र है और ये त्रिमूर्ति कहला रहे हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया है। तो ये यहाँ से कई क्वेश्चन बने हैं कि पहली बार कहाँ पर लोगों ने किया, तो बंगाल में। त्रिमूर्ति कौन है, कार्यक्षेत्र कहाँ बनाया, सब कुछ। भारत में रेलवे के निर्माण के कारण थे। भारत में रेलवे के निर्माण का क्या कारण था? पहला है ब्रिटिश उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं की तेजी से खपत एवं ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारत के विभिन्न भागों में कच्चे माल की आपूर्ति। दूसरा, विस्तृत भारतीय साम्राज्य को एक राजनीतिक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध यानी कि बांधना। और सी है आंतरिक विद्रोहों व बाह्य आक्रमणों के दौरान सेना का तेजी से आवागमन। डी में है कि ये उपरोक्त सभी कारण हैं जिसके लिए भारत में रेलवे लाइन अंग्रेजों के द्वारा बिछाई गई है।
तो अगर कोई कहे कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा बिछाई गई रेलवे लाइन भारतीयों के लिए आशीर्वाद है या किसी तरह का ब्लेस है, तो बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं ये सारे कारण हैं, ये अपने वस्तुओं को, उत्पादित वस्तुओं को यहाँ से वहाँ पहुँचाना चाहते थे, साथ ही अपनी फैक्ट्रियों को कच्चा माल उपलब्ध कराना चाहते थे, साथ ही ये साम्राज्य पर अपना आधिपत्य, अपना प्रभुत्व, अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे, और साथ ही आप देख रहे हैं इनको एक सूत्र में बांधना चाहते थे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो इस पर शासन करने में। तो देखिए बच्चा, ये सारी रीज़न है भारत में रेलवे लगाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी? इसमें से कौन से गवर्नर जनरल हैं या कौन से व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि आधुनिक उद्योगों का जो अग्रदूत या जननी है वो रेलवे है, रेलवे की वजह से ही आधुनिक उद्योगों का डेवलपमेंट हो पाया है? क्या एक डलहौजी हैं, क्या मार्क्स हैं, क्या नौरोजी हैं, क्या आपके महात्मा गांधी हैं? आपको बताना है इसमें से कौन से व्यक्ति हैं जो ऐसा कह रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया बच्चों, याद रखिएगा, कह रहे हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ओहो, फिर से आपका क्वेश्चन लीक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आज आप लोगों का लकी डे है। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी। पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई थी? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बता लेंगे। सिसरा आपके बंगाल में या बम्बई में या भड़ौच या सूरत में। तो आप सभी को पता है पटसन जो उत्पादित होता है वो आपके बंगाल क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ही सबसे ज़्यादा पटसन होते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं पूरी दुनिया में होते हैं। तो यहीं पे पहला उद्योग भी लगेगा। 1818 ईस्वी में सिसरा आपके बंगाल में लगा था पहला पटसन उद्योग। याद रखिएगा बच्चों। पहला आधुनिक लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में। तो आप सभी को पढ़ाई हूँ कि पहला जो आपका लगा था लौह इस्पात केंद्र, एक तो आपने देखा था कि टाटा ने ही लगाया था 1907 में, और ये आपका पहला भारत का उद्योग है इस्पात का, जो कि कहाँ लगा था? तो अगर ऑप्शन में झारखंड होता तो झारखंड का जमशेदपुर हो जाता, लेकिन ऑप्शन में झारखंड नहीं है तो बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार से ही कट के झारखंड बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही होगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवच को इस्पात के रेलवे से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त को का ह्रास हो गया, यह किसने कहा है? देखिए बहुत ही लाजवाब स्टेटमेंट है। कह रहे बिखरे हुए स्वायत्त गांवों के कवचों को इस्पात के रेलवों ने छेद दिया गया, मतलब उसी से छेद दिया गया जिससे उनके जीवन रक्त का ह्रास हो गया। यह किसने कहा है बच्चों? कार्ल मार्क्स ने, बुकानन ने, विलियम जोन्स ने या डलहौजी ने? किसने कहा है बच्चों कि जो बिखरे बिखरे से आपके गांव थे उन सबको रेलवे का जो कवच है उसने उन सबको भेद डाला और उनके रक्त का ह्रास हो गया? आपको बताना है किसने कहा है ये। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बुकानन। ऑप्शन नंबर बी बुकानन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उतना ही ज़्यादा शानदार है और कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। कह रहा है भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान थी, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए वापस आता था। पर अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर भारत में वर्षा ना करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। यह कथन किसका है? बहुत ही शानदार स्टेटमेंट है। इन्होंने कहा कि अगर भारतीय राजा जनता से टैक्स लेते हैं तो पुनः जैसे बारिश मतलब जो पानी है वाष्पीकृत होकर आसमान में जाता है और संघनित होकर बरस जाता है, तो उसी धरती पे फिर से बरस जाता है। एक बार लेता है फिर बरस जाता है, यानी कि वो वहीं बना रहता है। लेकिन जब कोई विदेशी यानी कि अंग्रेज जो हमसे लेते हैं वो लेकर के ब्रिटेन में जाते हैं और ब्रिटेन में इसकी वर्षा करते हैं, यानी कि हमारी धरती दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर पाती और धीरे धीरे करके हमारी धरती इन सारी संपत्तियों से महरूम रह गई। आपको बताना किसने कहा? आर.सी. दत्त ने, कार्ल मार्क्स ने, ये स्टेटमेंट दादा भाई नौरोजी क्या है या इसमें से कोई नहीं है? शानदार प्रश्न बच्चों, ये सारे लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था पे कुछ ना कुछ टिप्पणी की है। आपने देखा था कार्ल मार्क्स ने कहा था ब्रिटिश नीति घिनौनी है भारत में, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन बिल्थाप थ्योरी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सारी चीज़ें दी हैं। और आर.सी. दत्त का है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने ही कहा कि भारतीय जो इतिहास है, अर्थव्यवस्था का जो इतिहास है ये बहुत ही ज़्यादा बर्बाद हो गया है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ से जो भी लेते हैं वो ले जा कर के इंग्लैंड के में छोड़ते हैं, इसलिए हमारे यहाँ के जो चीज़ें हैं वो समाप्त हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा शानदार है, कई बार पूछा गया है।
हमारी पद्धति बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। यह गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ों को सोख लेती है और टेम्स के तटों पर उन्हें निचोड़ कर गिरा देती है। यह उक्ति किसका है? किसने कहा कि हम जो है सोख्ते की तरह काम करते हैं, स्पंज की तरह काम करते हैं, भारत की अच्छी चीज़ों को उसमें सोख्ते में खींच लेते हैं और ले जा करके ब्रिटेन में निचोड़ देते हैं। तो बताएंगे ये स्टेटमेंट किसका है? कार्ल मार्क्स का, दादा भाई नौरोजी का, आरसी दत्त का या जॉन सुलिवान का? तो आप सभी को पता होगा कि यह उक्ति आप सभी बहुत आसानी से बता सकते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस का है। ये तो कार्ल मार्क्स का है नहीं, और ना ही दादा भाई नौरोजी का है, ना ही आरसी दत्त का, ये जॉन सुलिवान का है। जॉन सुलिवान है जो कि कह रहे हैं हमारी पद्धति। तो हमारी पद्धति में हमारे लोग तो होंगे नहीं, दादा भाई नौरोजी होंगे नहीं, कार्ल मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स भी इससे जुड़े हुए नहीं है। तो आपके कौन है? जॉन सुलिवान है। याद रखिएगा, जॉन सुलिवान ने स्टेटमेंट दिया हुआ है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न आयोग के द्वारा कई बार पूछा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों को जो है पारित किया गया और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है कराची अधिवेशन 1931, बी है सूरत अधिवेशन 1907, सी है लखनऊ अधिवेशन 1916 और डी है लाहौर अधिवेशन 1929। बहुत आसानी से बता देंगे बच्चा लोग, बहुत बार आया है। आपका कराची अधिवेशन है 1931 का, और इसी में पहली बार मौलिक अधिकारों को पारित किया गया, मौलिक अधिकारों को लागू किया गया था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसी में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे युवाओं के द्वारा, क्योंकि ये इरविन समझौते में इन्होंने जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैं उनको फांसी से बचाने का प्रयास नहीं किया था, इसीलिए उनको काले झंडे दिखाए गए थे। इसी अधिवेशन में क्वेश्चन आया है कि कौन से अधिवेशन में गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, और उनको काले झंडे दिखाए गए थे? तो इसी कराची अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था कांग्रेस का, नरम दल गरम दल अलग हो गए थे। लखनऊ अधिवेशन में फिर दोबारा गरम दल नरम दल मिल गए, साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ। और लाहौर अधिवेशन रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से अपना जो है वो मनाया गया कि हम अब अगले साल से हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे। कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि मार्च 1931 के अध्यक्ष अध्यक्ष कौन रहे थे? कराची के अध्यक्ष कौन रहे थे जहाँ पे इतनी सारी घटनाएं हुई, मौलिक अधिकारों को पारित किया गया, गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं, जहाँ पे गांधी को काले झंडे दिखाए गए, इसके अध्यक्ष हैं आपके, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है बच्चों। एक तरफ आपकी सूची ए है जिसमें ए बी सी डी ऑप्शन है, और दूसरी तरफ 1 2 3 4 करके ऑप्शन है, उसको आपको मैच करना है। तो देखिए, सूची 1 में है, ए में है स्ट्रेची आयोग 1880, स्ट्रेची आयोग 1880 ये किस लिए आया है? दूसरा है लियाल आयोग 1897, तीसरा है मैकडोनाल्ड आयोग 1900, और चौथा है वुडहेन आयोग 1943 से 44। ये हैं कुछ आयोग जो अलग अलग टाइम पीरियड में आए हैं। अगर आप ये पता लगा लें कि टाइम पीरियड किस गवर्नर जनरल का है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इस समय कौन सी घटना घटित हुई होगी। देखिए, आपका सूची 2 में 1 में है लॉर्ड लिटन, 2 में है लॉर्ड एल्गिन, 3 में है लॉर्ड कर्जन और 4 में है लॉर्ड बेबल। तो टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से इसको मैच कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। आप सभी को पता है कि जो स्ट्रेची आयोग है 1880 में आया है, और 1880 तक का टाइम पीरियड किसका है? लिटन का है, यानी कि ए का 1 हो जाएगा, लिटन हो जाएगा, चूँकि 80 तक लिटन है, और उसके बाद आपके आ गए रिपन। लियोल आयोग 1897 का है, 1897 में कौन है गवर्नर जनरल? बेबल तो है नहीं और कर्जन भी नहीं है, तो कौन हो जाएंगे आपके? यहाँ पे होंगे आपके एल्गिन, एल्गिन का हो जाएगा, यानी कि बी का 2 हो जाएगा। अब बात करेंगे मैकडोनाल्ड आयोग जो कि 1900 में आया है। तो 1900 आप सभी को पता होगा, 1905 में विभाजन किसने किया बंगाल का? तो कर्जन ने किया है। तो ये टाइम पीरियड किसका है? लॉर्ड कर्जन का है। और बेबल तो आप सभी को पता ही है, 1943 से 44। तो बच्चों पहला ही ऑप्शन आपका सही है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ए ही सही है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का 4, यानी कि सीक्वेंस में है और बहुत आसान था, हालांकि शानदार प्रश्न था। अगर इस तरह के प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो एक बार में बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर हो जाते हैं।
20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942 से 43 में कहाँ पड़ा था। आपको बताना है ये बहुत ही भीषण अकाल था और ये भारत के किस क्षेत्र में पड़ा है, बंगाल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या गुजरात में। तो आप सभी को पता है इसका उत्तर विकास कई बार आया है और इसी अकाल पर महात्मा गांधी ने टिप्पणी की थी कि ये जो स्वर्णिम हिंदू हैं, यानी कि जो उच्च वर्ग के हिंदू हैं, इनके पापों का फल है जो नेचर ने इनको दिया, जो ये निम्न जातियों के साथ करते हैं, जो ये महिलाओं के साथ करते हैं, जो इतना शोषण करते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उसी का प्रतिफल इनको भगवान ने दिया है जो इतना भीषण अकाल पड़ा। ये क्वेश्चन भी आया कि गांधी जी ने किस अकाल के बारे में ऐसा कहा था कि ये स्वर्णिम हिंदियों के अत्याचार का पराकाष्ठा उसी का परिणाम है। तो याद रखिएगा, बंगाल में जो 42-43 का अकाल पड़ा था, इसी के बारे में महात्मा गांधी ने बहुत खींचते हुए कहा था, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े वर्ग के हिंदू लोग थे, जो अपने आप को क्षत्रिय और ब्राह्मण कहते थे, ये बाकी लोगों को इंसान नहीं समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग धंधे विकसित हुए। कौन से उद्योग धंधे हैं जो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में भारत में विकसित हुए, चाहे वो किन्हीं कारणों से विकसित हुए, चाहे प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हुए हो, चाहे कुछ भारतीयों की मेहनत की वजह से हुए, चाहे सीमित मात्रा में हुए हो, लेकिन कुछ उद्योग हमारे यहाँ डेवलप हुए हैं। आपको बताना इसमें से कौन से उद्योग हैं जो डेवलप हुए हैं, चाहे कम मात्रा में ही हुए हों। ए में कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। बी में कह रहा है दूसरा, तीसरा और चौथा। सी में कह रहा है पहला और तीसरा। डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। शानदार प्रश्न है बच्चों। आप सभी को पता है अंग्रेजों को जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कुछ उद्योग धंधों को डेवलप होने दिया, साथ ही कुछ हमारे यहाँ के उद्योगपतियों ने भी बहुत प्रयास के साथ कुछ कुछ उद्योगों को बनाने में अपने आप को जो है सामर्थ्यवान रहे। तो जूट तो था ही, अभी आपने पढ़ा रिसरा में हुआ था। कोयला उद्योग भी था, चूँकि इनको अपने जो रेलवे थे, जो कुछ फैक्ट्रियाँ थी, उनको चलाने के लिए कोयला चाहिए था। लोहा और इस्पात उद्योग भी था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय आपने देखा ही था, इनको बहुत ज़्यादा हथियार और औजार ऐसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ इस्पात उद्योग डेवलप हुए थे। और आपके मशीनी पुर्जे यहाँ नहीं थे, मशीनी पुर्जों का डेवलपमेंट भारत में नहीं हुआ। सूती कपड़ा 1854 में आपने देखा था, जो अस्थाई सूती मिल लगा था आधुनिक रूप से, वो बम्बई में लगा था। इसके पहले कोलकाता में भी लगा था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ था। तो आपका चौथा ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 1838 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन है। आसानी से बता सकते हैं, कॉमन सेंस का है बच्चों। पहला है, ए में है VKRV राव, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में है राजेंद्र प्रसाद। और आप सभी को पता है ऐसे केंद्रीय राष्ट्रीय मैटर पर सबसे पहले कौन आए हैं या सबसे ज़्यादा किसने ध्यान दिया है, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अकाल को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब बनाया है, फार्मिंग कोड कब बनाया है बच्चों, बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ए में है 1889, बी में 1881, सी में 1883 और डी में है 1885। आपको बताना है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब बनाया था। शानदार प्रश्न है बच्चों, याद रखिएगा। आपने अभी पढ़ा है पीछे की क्लास में कि 1880 में स्ट्रेची की अध्यक्षता में पहली बार अकाल आयोग बनाया गया और उसी अकाल आयोग ने अब जो अनुशंसा की, उसी के आधार पर 1883 में बना था आपका अकाल संहिता। तो ये भी क्वेश्चन आया कि स्ट्रेची किसके समय में आए हैं, तो आए हैं वो लिटन के समय में। वही अकाल, उनके समय में अकाल आयोग के अध्यक्ष भी हैं और उन्हीं की अनुशंसा पे बना था। देखिए आपका डिटेल भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। जॉन स्ट्रेची को लॉर्ड लिटन के समय अकाल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, जो 1880 की घटना है। और इन्हीं की सिफारिश या इन्हीं की अनुशंसा या इन्हीं के प्रयासों से 1883 में पहला अकाल संहिता बना। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किस समय हुआ, किसके समय में पहली बार भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ। शानदार प्रश्न बच्चों, कई बार आयोग ने पूछा है। ए में है लॉर्ड डफरिन, बी में है लॉर्ड लिटन, सी में है लॉर्ड रिपन और डी में है लॉर्ड मेयो। बताएंगे बच्चों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आप लोग क्लास को शेयर भी कर दिया करें और क्लास में उपस्थित रहा करें। अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए की जा रही, सारा मेहनत आप लोगों के लिए बच्चों, इसलिए आप लोग प्लीज़ क्लास को शेयर भी कर दिया करें। तो क्या हो जाएगा बच्चों, विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किया था लॉर्ड मेयो ने। ये क्वेश्चन कई बार आया है, विकेंद्रीकरण का शुरुआत किसने किया, प्रारंभ किसने किया, लॉर्ड मेयो ने। और इनका
जो है हत्या कर दिया गया था एक अफ़गान सरदार के द्वारा जब ये गए हुए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहाँ के जेल का निरीक्षण करने के लिए। क्वेश्चन भी आया कि कौन से गवर्नर जनरल की हत्या अंडमान में की गई थी, तो मेयो की ही की गई थी। एक अफ़गान ने इनको छोरा भोंक कर मार डाला था। चलिए बच्चों देखते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसमें देख लीजिए 1870 के मेयो के स्थानीय स्वशासन की संकल्पना से वित्तीय विकेंद्रीकरण का सिद्धांत डेवलप हुआ, जो 1861 के अधिनियम से प्रभावित था। याद रखिएगा, इन्होंने ही शुरू किया है वित्तीय विकेंद्रीकरण का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ। ये बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है, कई बार पूछा गया कि पहली बार रेलवे से बजट को जो मतलब वित्तीय बजट है उससे रेलवे बजट को कब अलग किया पहली बार। तो याद रखिए, अब जो पहली बार रेलवे बजट से जो वित्तीय या जो आपका नेक्स्ट मतलब जो राष्ट्रीय बजट है उसको अलग किया गया था, ये घटना कब की है, 1925, 29, 58 या 35। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहली बार ये 1935 में अलग किया गया रेलवे बजट को, और जो आपका आम बजट है दोनों को पहली बार अलग किया गया 1935 में। और इसको सरकार ने आपने देखा होगा फिर से मर्ज कर दिया है, क्योंकि रेलवे से सरकार को बहुत फ़ायदा हो रहा था, बाकी चीज़ों से नुकसान हो रहा था, और ये तब सरकार को पता चली जब दोनों बजट को अलग किया उन्होंने। तो ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली। किस वर्ष अलाउ कर दिया गया कि ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति आ सकता है, भारत में भूमि खरीद सकता है और बस सकता है। आप सोच सकते हैं देश हमारा है, अलाउ अंग्रेज कर रहे हैं कि कोई भी आए यहाँ पे ज़मीन खरीदे और बस जाए, इसका अधिकार दे दिया गया उन्हें, और हम उसको रोक नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, या कोई भी हम विरोध नहीं कर सकते। 1813 के चार्टर एक्ट में, 1833 में, 1853 में, 1858 में। याद रखेंगे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 1833। 1813 में सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया भारत के मार्केट को कि आओ और जितना मन करे खरीदो, जितना मन करे बेचो, जितना मन करे लूटो और जितना मन करे बर्बाद कर दो। 1833 में कह दिया गया जिसको मन करे आए भारत में ज़मीन खरीदे और बस जाए, और यहीं से ढेर सारे लोग आए, भारत में बस गए, और उन्होंने बहुत सारे ज़मीनों को इकट्ठा ले करके किराए पर वो बन गए मील बागान या चाय बागान के मालिक, कोई काफ़ी बागान के मालिक, कोई अफीम बागान के मालिक, और यहीं से भारतीयों का शोषण और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये थे बच्चे आज के शानदार चुनिंदा 30 प्रश्न जो बहुत ही मेहनत से कलेक्ट किया है मैंने। भारत के ऊपर अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों का क्या प्रभाव पड़ा, उससे सारा आपका क्वेश्चन था। उम्मीद है बच्चों क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, थोड़ी सी आप लोगों के सहयोग से हमें मदद मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।